Good evening, everyone. Welcome back. वेलकम टू योर ओन चैनल। सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन वेस्ट बंगाल सेट का 2021 का, ये बेसिकली 22 में हुआ है लेकिन है 21 का पेपर, और जैसे उम्मीद किया था वैसा ही पेपर है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ तैयारी की थी वेस्ट बंगाल सेट की, आशा करता हूं उनका पेपर तो बहुत मस्त गया होगा, राइट। सो गिव मी हाई फाइव जिन लोगों का पेपर अच्छा गया, बिकॉज पेपर तो बहुत अच्छा था। एंड जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर किया था मेरे साथ, वेस्ट बंगाल का जो सीरीज चलाया था, तो उसके हिसाब से अगर आप गए हैं तो बहुत अच्छा गया होगा। आई एम डेफिनेट। मैं कुछ स्टूडेंट से मिला वहां पे सेंटर के बाहर। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट सम ऑफ द स्टूडेंट्स, माई ओल्ड स्टूडेंट्स, एंड उन लोगों से मुलाकात हुआ। कांचन इज देयर, मनीषा इज देयर, सो उनसे मुलाकात हुई एंड दे हैव गिफ्टेड मी अ वेरी स्मॉल टोकन ऑफ लव। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट सच काइंड ऑफ थिंग, बट एनीवे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो ज़रूर पिक्चर दिखाऊंगा कि जो उन्होंने मुझे दिया। एनीवे थैंक यू फॉर सच नाइस जेस्चर मनीषा एंड कांचन। फैंटास्टिक एटमॉस्फेयर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई कैन एक्चुअली सी माई स्टूडेंट्स गिविंग द एग्जामिनेशन, और अच्छा लगा कि बहुत सही तरीके से उन्होंने पेपर किया। तो आज के इस पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नॉट ओनली दोज पीपल जो कि सेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की अगर अच्छी तैयारी करनी है तो वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द पेपर जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस नाउ, बट बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है मेरे पेड बैच स्टूडेंट्स के लिए। आज 6:30 की क्लास एक्चुअली हो नहीं पाई। स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन इंटरनेट डाउन हो गया, जिसकी वजह से वो क्लास हो नहीं पाया। तो ये कल यही क्लास मैं करूंगा, एंड दिस इज द पब्लिक इकोनॉमिक्स का सेशन नंबर 2 एंड सेशन नंबर 3। सो दिस विल बी टुमारो एट 8 o'clock मॉर्निंग में होगा ये, राइट, इन द मॉर्निंग। सो do join me at this is only for the paid batch, so not for the YouTube or the free app series. This is basically for the paid batch. So comprehensive batch 2022 for JRF examination वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कल सुबह 8 बजे ये सेशन याद रखिएगा। आपके डैशबोर्ड में भी आ चुका है, आप देख सकते हैं एक बार, कल सुबह की क्लास है ये, डोंट मिस इट। ओके, देन यस, दिस इज व्हाट माय रेगुलर जनवरी सेशन प्लान। जैसे कि आप देख सकते हैं कल हम ट्यूसडे एंड हम लोग जाएंगे सिंपल क्लासिकल मॉडल में। तो इस पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्लीट केंशियन मॉडल से, जहां पे क्लासिकल केंशियन का वगैरह वगैरह सारा कुछ पूछा गया था। तो अगेन अ वेरी फैंटास्टिक पार्ट, एंड मेरा यूट्यूब का सेशन प्लान फॉर जनवरी। इसके बाद हम लोग वेडनेसडे को करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पीएचडी इकोनॉमिक्स का पेपर। सो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 एक्चुअली लिख दिया है यहाँ पे, पार्ट 1 है और पार्ट 2 यहाँ पे है। सो चलेगा। इसके बाद हमारा जो मिशन है वो गुजरात मिशन शुरू हो जाएगा। ओके, ये देखिए आप, सब्जेक्ट कोड 07 जनवरी 9 को, यानी कि कल ये पेपर हुआ था। अच्छा पेपर है, 200 मार्क्स का ये पेपर है। मैं लास्ट में बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी कितना जाएगा, बिकॉज कंसिडरिंग द लास्ट ईयर ट्रेंड, इस बार का ट्रेंड थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो जानने के लिए देखते रहिएगा लास्ट एंटिल द एंड। एंड ये रहा। सो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, आपको झटाझट इसके आंसर्स मैं जरूर देता रहूंगा। नहीं, जी सेट कैंसिल नहीं होगा, अभी तो आने वाला है उसका एडमिट कार्ड। प्लीज सी दिस। ओके, पहला क्वेश्चन ही स्टार्टिंग हुआ गूगली से। अ फर्म इज सेड टू एंगेज इन अ स्ट्रैटेजिक बिहेवियर। स्ट्रैटेजिक बिहेवियर मतलब वो सोच रहा है कि अगला बंदा क्या करेगा, राइट। सो देखिए एक बार आप अगर ऑप्शन पढ़ेंगे, इट इज एंगेज इन द कोल्यूजन, बिल्कुल नहीं। कोल्यूजन में स्ट्रैटेजिक बिहेवियर कहां से आ गया? इट फॉलोज अ प्राइस लीडरशिप, नहीं, यहां पे स्ट्रैटेजिक बिहेवियर में प्राइस लीडर नहीं सोचेगा। इट कंसीडर द पोटेंशियल रिएक्शन ऑफ इट कॉम्पिटिटर्स व्हेन इट टेक्स डिसीजन। सो ये इसका सही आंसर है। कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर अगर होगा तो ही वो स्ट्रैटेजिक बिहेवियर लेगा, जहां पे वो सोच रहा है कि मेरे एक्शन रिएक्शन से दूसरे पे फर्क क्या पड़ेगा। यहां पे पूरा ऑप्शन सेम है, यहां पे पार्टनर्स लिखा हुआ है, तो पार्टनर इज नॉट द राइट वर्ड फॉर दिस केस, राइट। सो ये तो गलत हो जाएगा यहां पे। ओके, सो इसका सही आंसर इज सी। सेकंड क्वेश्चन जो है, मेरे थोड़ा सा मेरा वीडियोस के ऊपर आ रहा है, तो इसका जो क्वेश्चन है पढ़ लेता हूं मैं। द रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, मैं एक बार के लिए अपना वीडियो ऑफ करता हूं, आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द रिलेटिव कमोडिटी प्राइस एट विच द ट्रेड टेक्स प्लेस इज डिपिक्टेड थ्रू।
सो जब ट्रेड टेक प्लेस इज डिपिक्टेड थ्रू इंडिफरेंस कर्व, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व, ऑफर कर्व या कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, इट इज द ऑफर कर्व. ऑफर कर्व बताता है कि व्हाट इज द रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, राइट. सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है दैट इज 2. सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सी, ऑफर कर्व. ऑफर कर्व आपको प्राइस रेशियो भी बताता है, राइट. उसी से हम टर्म्स ऑफ ट्रेड भी निकाल सकते हैं. ओके, ये एक साथ था तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 लिया यहां पे. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस. ये देखिए सेम काइंड ऑफ पैटर्न. इन केस 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द वैल्यू 1, 4, 20, 15 एंड 10, तो मीडियन क्या रहेगा? देखिए मीडियन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद समझ में आता है. तो 1, 4, 5, 10 और 20, तो यहां पे ये आ गया मीडियन. अब सभी में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो ये 4 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 13 होगा, 23 होगा, तब भी तो यही रहेगा. तो रिमेन्स अनचेंज इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन गूगली था एक, सीरियसली गूगली था एक, पर्टिकुलरली फॉर पीपल लाइक मी. मैं तो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला ही भूल जाता हूं. अब देखिए यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कैसे दिया है, मतलब पेपर सेट करते समय पॉइंट ए, ताकि गलती करे स्टूडेंट. देखो मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 बिल्कुल सजा के रखा हुआ है ताकि आप गलती करो, और 90% स्टूडेंट ऐसे गलतियां कर सकते हैं. सही आंसर को उन्होंने कैसे छुपा के रखा है देखिए. एक तो प्लेसमेंट देखिए, प्लेसमेंट इज सी. एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन जो बना रहा है वो अगर ऑप्शन को छुपाना चाहता है तो बेस्ट ऑप्शन है सी, बिकॉज 2 ऊपर से वो 2 की प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर चुका है. सी में आ रहा है थर्ड ऑप्शन, जो अगर मैं प्रोबेबिलिटी बोलूं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में, यानी कि वो ये कर देगा या तो ये कर देगा, सी नहीं करेगा. ये बेसिकली मैं आपको इनसाइट बता रहा हूं जो पेपर सेट करते हैं, जो एग्जामिनर, जब अगर मैं भी कभी सेट करता हूं एमसीक्यू बेस्ड, मैं भी यही सोचता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन के आंसर को छुपा के रखूं. सी इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ए और डी तो दोनों साइड में है, बी वाला भी ठीक है, लेकिन सी इज द बेस्ट प्लेस टू हाइड द करेक्ट आंसर. तो ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया. 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ये है सही फॉर्मूला. इसलिए ये डिवाइड में दे रखा है, ये प्लस नहीं है, डिवाइड में है. तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगर ये दिखेगा तो ये थोड़ा सा अलग सा दिखेगा बिकॉज ये पीडीएफ में है ये. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू वेलफेयर स्कीम? देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, बिकॉज सेट का पेपर है ना, तो एक जैसा पीडीएफ में है ये. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वेलफेयर में आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आता है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बिल्कुल आता है, एम्प्लॉय रेफरल स्कीम इज ऑड मैन आउट, तो ये इसका आंसर है. ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी है. इफ टीसी इज अपवर्ड स्लोपिंग, टीसी इज अपवर्ड स्लोपिंग मतलब ऐसे, राइट क्योंकि यहां पे विद एन इंटरसेप्ट बोला हुआ है तो ये टीसी हो गया. ये बिल्कुल हमारे कंजम्पशन फंक्शन की तरह है. तो जब ये लीनियर होता है तो इसका मतलब क्या, एपीसी एंड एमपीसी दोनों सेम है, यानी कि एमसी इज इक्वल टू एसी. सो जब टीसी इज अपवर्ड स्लोपिंग तो यहां पे एमसी भी जो होगा, एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं. टीसी इज इक्वल टू, इट्स अ लीनियर, तो ये नॉन लीनियर तो होगा नहीं. सो इट इज 2x प्लस 100, मान लीजिए ये है. सो इसका एसी जो है वो क्या होगा, यहां पे देखिए 2x प्लस 100 अपॉन x करेंगे. सो AC is 2, राइट, और MC जो है वो भी होगा 2. सो इट इज MC is equal to AC होना चाहिए इसके मेरे हिसाब से, बट इट इज नाउ आई एम फाइंडिंग इट आउट कि ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्योंकि AC में 100 अपॉन x है. वाओ, ये देखिए ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, 100 अपॉन x है तो ये तो रहा फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि इस केस में MC शुड बी लेस देन AC. क्या लगता है? मेरे को तो अभी ये लग रहा है. What do you think? It should not be MC is equal to AC, जो कि देखने में लग रहा है. Am I right or wrong? मुझे तो लग रहा है कि MC is equal to AC गलत होगा यहां पे. इसका सही आंसर होगा MC is less than AC, बिकॉज जब TC में अपवर्ड इंटरसेप्ट स्लोप बता रखा है कि इंटरसेप्ट भी है, एक अब वर्टिकल इंटरसेप्ट भी है, सो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन रहेगा और MC 2 है. सो यहां पे 2 प्लस 100 अपॉन x एंड MC इज इक्वल टू 2. ओ माय गॉड, व्हाट अ मार्वलस क्वेश्चन. देख के लगता नहीं है कितना बम वाला क्वेश्चन होगा ये. बिल्कुल सही है, इट इज द राइट आंसर शुड बी बी. राइट, कैसा लगा चकमा? बी किया है तो बी बहुत सही है. अगर बी किया है मनीषा तो बिल्कुल ठीक है. राइट, डिड यू अंडरस्टैंड कि इसमें लॉजिक क्या हुआ? AC इज नॉट इक्वल टू MC. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन अ गूगली क्वेश्चन. Which of the following statement are true? Hedonic pricing is a stated preference method. यानी कि आप इसमें बोल देते हो कि आपको क्या चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं. Hedonic pricing is a revealed preference because आप रिवील करते हो अपना प्रेफरेंस कि अगर आप घर चाहते हैं एक पॉश एरिया में तो आप उसके लिए क्या क्या एडिशनल पैसा देने को तैयार हैं.
ट्रेवल कॉस्ट इज अ रिवील प्रेफरेंस मेथड, डेफिनेटली यस। यस, कॉन्टीजेंट इज नॉट अ रिवील प्रेफरेंस, ये होता है स्टेटेड, बोलने में क्या जाता है, वार्म ग्लो कॉन्सेप्ट। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। सो 2 and 4 आर राइट। सो 2 and 4, इट इज ऑप्शन डी दैट इज राइट हियर। सो इसका आंसर क्या क्या बोला हमने, दिस इज डी, दिस इज बी, दिस इज डी। आई होप दिस इज करेक्ट, ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस। ग्रेट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मेजर, की तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया अब हमारे लिए। सो इट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल एंड पर कैपिटा जीडीपी, इसमें और कुछ टेंशन नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ रिपरकशन इफेक्ट, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा अटपटा सा था, रिपरकशन इफेक्ट में क्या होगा। एनीबडी हु नोज द आंसर फॉर दिस, बिकॉज ये मैंने अभी डिस्कस किया था। रिपरकशन इफेक्ट, अ शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स मोर ऑफ इंपोर्ट्स विल रिजल्ट इन व्हाट, हायर इंपोर्ट and higher domestic output, no. Lower import and higher domestic output, this is also no. Improve balance of trade and lower domestic, no. It is lower balance of trade and lower domestic output. This is what the impact. ये repercussion effect is one of the impact of Marshall-Lerner condition. उसके हिसाब से जब इंपोर्ट्स की तरफ हम शिफ्ट करते हैं तो इट इज लोअर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड लोअर डोमेस्टिक आउटपुट, हम इंपोर्ट्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा डिटोरिएट हो जाता है। सो दिस इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड विल गेट वर्सन बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट विल बी ग्रेटर देन इंपोर्ट एंड लोअर डोमेस्टिक आउटपुट बिकॉज हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। दिस इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बहुत सारा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सिंपल सा था, जिन इनमें से कौन से इकोनॉमिक्स का सही नहीं है, मैच सही नहीं है। A.W. फिलिप्स, A.W. लुइस एंड स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बिल्कुल गलत है। ये तो जो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है ये तो रोस्टो का है, तो ये गलत हो गया। इसका सही आंसर इज दिस, बिकॉज नॉट करेक्टली बोला है। अ पिगुवियन टैक्सेशन इज वन जिसमें एग्जैक्टली इट इज इक्वल टू द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट एट ऑल लेवल ग्रेटर देन द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट एट ऑल लेवल्स, बिकॉज टैक्स जब लगता है तो MEC शिफ्ट्स पैरेलली अप, ये है इसका मतलब। ओके, रेफरेंस पीरियड, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही था, सो ये 12वां क्वेश्चन में हम कंप्लीट नहीं है। रेफरेंस पीरियड फॉर द मेजरमेंट ऑफ न्यूनेटल, इट इज 28 डेज, ये हमने फॉर्मूला भी किया हुआ है। ये देखिए, टैरिफ रेट कोटा, जब एक वीडियो था इंस्टेंट इकोनॉमिक्स में जहां पे मैंने करवाया था कि कोटा के डिफरेंट टैरिफ के कॉन्सेप्ट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें से ये है क्वेश्चन। टैरिफ रेट कोटा, यहां पे क्या होता है, इसमें टैरिफ भी लगता है और कोटा भी होता है। सो टैरिफ में कम रेट पे हम लेते हैं, कम टैरिफ में लेते हैं, और एक लिमिटेड कोटा दिया होता है कि इसमें ही करना होता है। तो इसका सही आंसर है इस 2-tier टैरिफ रेजिम दैट कंबाइंस 2 पॉलिसी इंस्ट्रूमेंटल्स सच एज टैरिफ रेट एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन टू रेगुलेट इंपोर्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो 10 का आंसर हो गया A, 11 का हो गया D, 15 का है A एंड 16 का है B। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द 12th क्वेश्चन हियर। ये भी प्रीवियस ईयर का ही है, इस सेट के पेपर से ही था, ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर है। ओके, एंड यहाँ ये दोनों ही पेपर हैं। सो करेंसी मार्केट, जहां पे वी ट्रांजेक्ट एट द फ्यूचर स्पेसिफिक डेट, इट इज द फॉरवर्ड एंड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन, ये हमने किया हुआ है सेंसस 2011 के हिसाब से, इट इज 8.6 एंड 16.6। मैंने हमेशा बोला था कि ये डबल है, तो ST 8.6% एंड 16.6% ऑफ 2011 पॉपुलेशन। इंपोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन इंपोर्टेड गुड, ये नेट का क्वेश्चन है जो कि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था एक। सो इंपोजिशन ऑफ ए टैरिफ ऑन इंपोर्ट गुड रिजल्ट्स टू, जब टैरिफ लग गया किसी इंपोर्ट गुड पे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। इट इज वेरी सिंपल, एंड इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड। कई स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर इसका आंसर शायद हमें लगता है कि एन इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग इंपोर्टेड गुड। तो यहां पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटेड गुड होना चाहिए, राइट। सो जो इंडस्ट्रीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स को बनाती है वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई काम कर जाएगा। एनीवे, सो इट इज इंक्रीजिंग एन इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द इंपोर्ट गुड, ये तो इमीडिएट बेसिस है, ये उसके बाद होगा। सो आई विल गो विद द इमीडिएट पार्ट, दैट इज बी। सो ये आंसर है इसका। 15th क्वेश्चन, ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, 14 के पहले हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन नेट का ही पेपर का है, देख सकते हैं आप। सो यहां पे क्या है, वी हैव टू फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, बहुत सिंपल सा है। दिस इज BYX एंड BXY। सो 0.4 इंटू 0.9, ये हो गया R निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट इज 0.36, तो इट इज द आंसर इज 0.6, तो ये आंसर हो गया इसका।
चूज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफर अर्निंग इज अ मिनिमम अर्निंग। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। रजनीकांत जी, ये क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश में ही थे, सिर्फ इंग्लिश में थे। तो आप सोचने से पहले, आपने लिखा ना वहां पे, तो आप सोचने से पहले लिखिए। देखिए वेस्ट बंगाल सेट है, वेस्ट बंगाल के सेट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है, राइट। नॉर्मली मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लेके आता हूं, आप अगर मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं आपको पता है इसके बारे में, राइट। चलिए, सो ट्रांसफर अर्निंग is a minimum earning paid to the unit of a factor for inducing it to present in the present use। तो ट्रांसफर अर्निंग इज अ मिनिमम अर्निंग जो कि पेड किया जाता है किसी भी यूनिट ऑफ फैक्टर को, फैक्टर यूनिट को, सो दैट वो अपने प्रेजेंट बिजनेस में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें वो काम करता रहे। ट्रांसफर अर्निंग इतना मिनिमम तो मिल जाए कि वो दूसरे शिफ्ट ना करे, दूसरे ऑक्यूपेशन में ना जाए, राइट। तो आगे चलते हैं इसके बाद 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मैल्थुशियन थ्योरी के बारे में है। पॉपुलेशन ग्रोज इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिल्कुल गलत है जी। यहां पे है जीपी रेशियो में बढ़ता है पॉपुलेशन। इफ लेफ्ट अनचेक्ड, ये सारा कुछ सारा बिल्कुल सही है, तो दिस इज आंसर ए, दैट इज नॉट करेक्ट, राइट, नॉट करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पे करंट एंड सेविंग अकाउंट ही है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज करता है, बिकॉज करंट अकाउंट में भी विड्रॉल का कोई ऐसा नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सके आप विड्रॉल कर सकते हैं। करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस के लिए किया जाता है, सेविंग हम पर्सनली यूज करते हैं। फिक्स्ड एंड सेविंग में प्रॉब्लम है। फिक्स में क्या होगा कि आपका बेसिकली आपको एक टाइम के बाद ही आप निकाल सकते हैं, उसमें एक टाइम डिपॉजिट कंपोनेंट होता है, या फिक्स करके रखा है पैसा, तो वो नहीं होगा। Which of the following is not correct regarding the ISLM model? So ISLM मॉडल में क्या ठीक नहीं है, let's see। सेविंग इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, बिल्कुल सही है। सेविंग इज अ फंक्शन, जैसे अभी कंप्लीट मॉडल किया था उसमें भी हमने किया था। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल सही है। हिक्स की बात चल रही है यहाँ पे। IS एंड LM कर्व shows the equilibrium in the money market and the good market, ये आंसर मुझे गलत लगा है। IS जो है वो गुड मार्केट में दिखाएगा, LM जो है वो मनी मार्केट में दिखाएगा। सो यहां पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, IS एंड LM shows the equilibrium in the money market and good market respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया, यहां पे हो गया ऑर्डर चेंज। IS का होना चाहिए गुड एंड LM का होना चाहिए मनी, जो कि उल्टा कर दिया यहां पे। ओके, ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट शुड लुक एट दिस। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस ऑफ टैक्सेशन। एबिलिटी टू पे का मतलब है जिनके पास क्षमता है, जो पे कर सकते हैं वो डेफिनेटली पे करें। तो यहां पे मेरे हिसाब से इनकम सेविंग एंड वेल्थ, इनकम कंजम्पशन एंद वेल्थ, इनकम इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, एंड इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट एंड वेल्थ, मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, दैट इज इनकम कंजम्पशन एंड वेल्थ। जो जिनकी जितनी एबिलिटी है वो हम कंजम्पशन से पता कर सकते हैं, इसलिए मंथली कंजम्पशन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को हम पॉवर्टी के लिए भी यूज करते हैं। हालांकि यहां पे एक और पॉइंट है, आई ऑल्सो थिंक दैट इनकम प्रॉफिट एंड वेल्थ कैन ऑल्सो स्टैंड, बिकॉज अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस जो हाउसेज हैं वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स देते हैं। सो यानी कि मेरा यहां पे अगर आप मुझसे पूछेंगे, सो आई विल गो 60% फॉर दिस ऑप्शन एंड 40% फॉर दिस ऑप्शन। हालांकि दोनों ऑप्शन है, लेकिन वेटेज मुझे लगता है कि 60 का ज्यादा है, बिकॉज वेल्थ टैक्स भी देते हैं, प्रॉफिट टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, कंजम्पशन टैक्स नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसको 40 मार्क दिया है। आई सपोज आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इस पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। मैं भी एक बार को, दो बार को, तीन बार को मैं भी थोड़ा सा हो गया, राइट। I would like to give special credit to one of the student, कांचन के लिए। He has helped me out in getting his idea over this question। क्वेश्चन को एक बार सभी पढ़ लीजिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, and we will solve it live now, right। आप देखिए यहां पे इसी टाइप का एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया था, सिर्फ फर्क क्या था, ये था कि वो पैरेलल थे, यहां पे कॉमन वर्टिकल इंटरसेप्ट है, राइट। अब यहां पे दो तरह की बातें आती हैं कि इट शुड बी सेम, राइट। सो कई एक दो बुक्स में ये लिखा हुआ है कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट P and P' आर सेम, राइट। हाउएवर आई डोंट एग्री विद दैट, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। मैं आपको वो लॉजिक बताता हूं, 2 से 3 लॉजिक दूंगा और उसके बाद मैं इसके बारे में आंसर बताऊंगा। सो पहला पॉइंट तो ये है कि हम हमेशा से पढ़ते हैं कि कोई भी पॉइंट से एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें, सो परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेज,
राइट। और जितना क्लोजर उस परपेंडिकुलर के रहेगा वो लाइन वो उतना छोटा होगा। सो अगर मैं यहां पे इफ आई से दिस, सपोज इस लाइन को मैं ब्लू लाइन बताता हूं। सो ब्लू लाइन का जो डिस्टेंस है, राइट, ब्लू लाइन का जो लेंथ है वो ज्यादा है और रेड लाइन का कम है। सो दिस इज डिस्टेंस इसका या लेंथ इसका शॉर्टर है, राइट। सो ये तो एक सिंपल सा पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट होता है कि हमने ये भी सीखा कि जो जितना फ्लैटर है, द फ्लैटर अ कर्व फ्लैटर है, यानी कि लेस स्लोप मोर इलास्टिक, राइट, लेस स्लोप मोर इलास्टिक। पैरेलल लाइंस में दोनों का स्लोप सेम होता है, राइट, पैरेलल लाइंस में दोनों का स्लोप सेम होता है, इसीलिए वहां पे अलग चीज चलेगी। यहां पे अलग है बिकॉज एक फ्लैटर है, एक स्टीपर होगा। सो यहां पे दिस इज फ्लैटर एंड दिस इज स्टीपर। लेकिन पॉइंट नंबर 1, यहां पे अगर आप देखें प्राइस इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट पूछा गया है, इट इज नॉट द होल पॉइंट, राइट, होल चीज नहीं पूछा गया। और ये एक स्ट्रेट लाइन है जहां पे आपके पास हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिफर करेगा। इट इज नॉट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा आंसर जो मुझे लगता है दैट इज बी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पी डैश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पी, राइट। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको एक बार और बता देता हूं। ये देखिए, आई ट्राई टू डू दिस इन दिस मैनर, एक स्केल रख के मैंने करने की कोशिश की है। सो ये वाला एक हमारा लाइन मान लेते हैं, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए सी। सो ये एक पॉइंट हम इसमें निकाल रहे हैं, दिस इज पी, दिस इज सपोज क्यू। सो P पॉइंट पे जब मैं इलास्टिसिटी देख रहा हूं तो इट इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, सो इट इज PB अपॉन AP एंड इलास्टिसिटी एट पॉइंट Q इट्स QC अपॉन AQ, राइट। अब अगर मैं इसका पॉइंट देखूं, सो दिस इज बेसिकली स्केल से देखेंगे तो कितना आया ये, अराउंड 5.7 अराउंड के करीब कुछ है, राइट। सो आई विल पुट इट हियर 5.7 और AP ये वाला इट इज अराउंड लाइक 10 में से अराउंड इतना काट दें अगर, सो इट इज 4 पॉइंट समथिंग, राइट, 1 2 3 4 4.5 के करीब आएगा। QC का पॉइंट पे देखिए, इट इज 3 8, सो इट इज 5 अपॉन 3। डेफिनेटली बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। सो इसका जो पॉइंट आएगा समवेयर, इसका पॉइंट आएगा 1.6 के करीब, इसका समवेयर 1.1 आएगा। सो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये वाला पॉइंट पे ग्रेटर होगा एंड ये वाले पॉइंट पे लेस होगा। सो इलास्टिसिटी एट पॉइंट Q इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी एट पॉइंट P, राइट। दिस इज एज पर मी, सो आई थिंक इज ये वाला होगा, सॉरी नॉट B, दिस इज C। इलास्टिसिटी एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन दैट ऑफ P। सो यहां पे ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी एट पॉइंट P डैश, राइट। आई एम ओपन टू यू नो व्हाट यू से योर लॉजिक्स। अगर आपको लॉजिक इससे बढ़िया मिलता है तो डू लेट मी नो, बट मुझे लगता है कि दिस इज एज पर द बेस्ट ऑफ द थिंग दैट आई कैन डू, राइट। सो एज पर मी द आंसर शुड बी C, नॉट A, नॉट B, राइट। तो ये C होना चाहिए। बाकी आप इसको खुद भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको किया, यू कैन ड्रॉ इट इन अ डिफरेंट स्केल। आप डिफरेंट स्केल से बनाइए, कोशिश कीजिएगा टेक द इवन नंबर, टेक द ऑड नंबर्स 11 13 ऐसे लेके करिए और वेराई कीजिए, करवाइए। सो ये लाइन अगर यहां पे डाला है, कभी कभी ये लाइन यहां पे डाल दीजिए, देखिए क्या आता है, बिकॉज पॉइंट इलास्टिसिटी अलग अलग होगा। सो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक दैट यू कैन डू। मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं था दोस्तों, जिसकी वजह से मैं ये कर नहीं पाया, बट मैंने ये ऑनलाइन स्केल से इसका यूज किया है। आई हैव नॉट स्ट्रेच्ड इट, आई एम नॉट, इसको सेम स्केल रखना था इसलिए मैंने इसको स्ट्रेच नहीं किया। ओके, सो दिस इज व्हाट आई थिंक एज पर मी। आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। ओके, another very good question, patent and copyrights are the non material goods, they are not material। material goods वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको material goods को हम transferable goods भी कह सकते हैं बाद में, और non material वो है जो कि हम नहीं देख सकते। scarce good तो relatively scarce है। ट्रांसफरेबल गुड जिन गुड्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि पेटेंट एंड कॉपीराइट्स का भी कर सकते हैं, लेकिन नॉन मटेरियल गुड्स के अंदर ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल आते हैं। सो आई विल गो विद बी। केन्शियन व्यू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। केन्शियन व्यू ऑफ एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट वेलोसिटी। हमने सीखा था कि वेलोसिटी एज पर केन्स इज
unstable. So here it is unstable means it is increasing. So initial phase mein it will be increasing, and sorry, not initial phase, it whenever the money supply will be increasing, the velocity of the money will be increasing, because जितना जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, सो रियल बैलेंस का हालत क्या है कि रियल बैलेंस ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि पीपल विल बी बाइंग मोर ऑफ, डिमांडिंग मोर ऑफ द मनी, और वेलोसिटी ऑफ मनी विल बी इंक्रीजिंग. सो दिस आंसर विल बी ए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया. प्राइमरी डेफिशिएंट इज बेसिकली फिस्कल डेफिशिएंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो वही आंसर है इसका सी. मूविंग एवरेज, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट यहाँ पे. इन द मूविंग एवरेज प्रोसेस द टाइम सीरीज वैल्यू वेरिएबल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ its own value, its own past value and the past value of the disturbance term. So ये दोनों के दोनों ही रहेंगे, तो disturbance term भी रहेगा और past value भी रहेगा. So this is the lagged variable कहीं है, current and past नहीं, यही है. तो this is the answer, C should be the answer here. Environmental accounting, so it is very simple, green accounting, depreciation of human and physical capital, natural capital. So ये इसका आंसर है 28 का. 31st का purchase निकालना है. So मैंने भी कल ही सीखा है कि एल बी एंड पास्चेज सी. सो इसका मतलब हुआ लास्ट प्रेस का बेस ईयर, पास्चेज का करंट ईयर, राइट. तो वन ऑफ द स्टूडेंट हैज टॉट मी दिस यस्टरडे, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीख के कि यार ये मुझे कभी भूलूंगा नहीं. सो पास्चेज का मतलब है करंट ईयर, करंट ईयर का मतलब हुआ कौन सा वाला है, देखो एन, तो ये है इसका आंसर, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, ये तो हमने सीखा था, डेप्थ एंड इंसिडेंस सीवियरिटी, इट इज बेसिकली पॉवर्टी गैप इंडेक्स. ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था, मुझे बहुत पसंद आया. ये एक दूसरा क्वेश्चन था जो कि गूगली है. अब यहां पे देखो नेचुरल मोनोपोली बोला है. नेचुरल मोनोपोली के केस में हमने सीखा है कि एलएसी कर्व हमेशा ऐसे रहता है, और यहां पे आपके पास एमसी कर्व ऐसे रहता है. सो एलएसी एंड एलएमसी. सो नेचुरल मोनोपोली के केस में LAC हमेशा LMC से बड़ा होगा. तो यहां पे देखिए, दिस इज द केस ऑफ AC ग्रेटर देन MC, ये सही है यहां पे. इसके अलावा द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, ये जो CQ Q1 प्लस Q2 ऐसे करके दे रखा है, दिस इज बेसिकली द कंबाइंड कॉस्ट. कंबाइंड कॉस्ट इज लोअर देन इफ यू इंडिविजुअली प्रिपेयर देम, बिकॉज तभी तो नेचुरल मोनोपोली है. अगर नेचुरल मोनोपोली नहीं हो तो यहां पे क्या होगा, इंडिविजुअल कॉस्ट जो है अगर अलग अलग लोग बनाएंगे तो उसका ज्यादा महंगा पड़ेगा, इसीलिए तो उसको नेचुरल मोनोपोली है. सो 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन हियर, सो इट शुड बी ए. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द करेक्ट, हमें यहां पे देखना है, चूज द करेक्ट. ओके, इन द न्यू क्लासिकल थ्योरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. हाँ, अच्छा, इस क्वेश्चन में जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, यहां पे मुझे दो आंसर सही लगे, राइट. अब वो आंसर मैं आपको बता दूं क्या है. ये देखो, एक तो ऑप्शन नंबर बी है और एक ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही है यहां पे. पहली बात, इन द न्यू क्लासिकल थ्योरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स. ये बिल्कुल सही है, तभी तो उसका नाम जो है थ्योरी का वो वही है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स. बट एट द सेम टाइम ए इज ऑल्सो राइट, बिकॉज अगर आप देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ सेविंग. सो यहां पे रेंटल के हिसाब से बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, इट इज रेंटल प्राइस, दैट इज द रियल प्राइस, एंड रेट ऑफ सेविंग जो है वो एस के साथ वाई का रिलेशनशिप दिखा रहा है. सो एट इक्विलिब्रियम दिस प्रूव्स दैट द कैपिटल यूनिट इज गेटिंग द रियल प्राइस और द रियल रेंटल. सो दिस इज बोथ द आंसर्स आर राइट हियर इन दिस केस. लेट्स सी क्या अभी कमीशन इसमें कौन सा लेती है. लेकिन अगर आपने बी दिया है तो आई थिंक दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस शुड बी लाइक 90% स्टूडेंट माइट हैव गॉन फॉर बी ओनली. थोड़े से जो मतलब जिनको लगा कि ये टेक्निकली देखा जाए तो ए भी राइट है वहां पे. सो एक्चुअली बी इज द थ्योरी नेम, ए इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है, राइट. तो दैट इज व्हाट बोथ द आंसर्स विल बी. ओके, ये क्वेश्चन तो नेट का क्वेश्चन आ गया. फॉर टू वेरिएबल्स लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑफ y ऑन x लेट 0.676 बी द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. सॉरी, 0. r जो है r स्क्वायर इज 0.76. सो इसमें क्या है, 24% ऑफ द वेरिएशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये बिल्कुल सही है.
0.24 जो है वो अनएक्सप्लेन्ड रहता है यहां पे। ये है पॉलिसी ट्राइलेमा का क्वेश्चन। ट्राइलेमा ओपन इकोनॉमी है, इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सो इन दैट केस यू विल हैव नो मॉनेटरी ऑटोनॉमी। सॉरी, this is C is the answer here. C is the answer. Okay. Which of the following is not an indicator? Is not an indicator of the globalization? देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी तो बिल्कुल हो सकता है, अलाउइंग फ्री कैपिटल मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी सही है, प्रोहिबिटिंग माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर ये ग्लोबलाइजेशन का इंडिकेटर नहीं है। अगर आपने प्रोहिबिट कर रखा है तो ग्लोबलाइज हुआ नहीं है। ट्रांसलॉग ये प्रीवियस ईयर पेपर का है। ट्रांसलॉग इंडेक्स इज बेसिकली टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, राइट। सो टीएफपी निकालने के लिए हम ट्रांसलॉग इंडेक्स को फॉलो करते हैं, सोलो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, केंड्रिक को फॉलो करते हैं। फूड बेस्ड सिक्योरिटी नेट्स बाय गवर्नमेंट इज बेसिकली एज पर मी इट इज दिस, दैट इज पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट सिस्टम। इसमें एक पार्ट आता है जहां पे गर्ल्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए, गर्ल्स ऑफ एनी एज अप टू लाइक 16 के करीब है, और चिल्ड्रन और इन्फेंट उनके लिए भी ये एक फूड प्रोग्राम है, न्यूट्रिशन लेवल का एक इसमें पैरामीटर आता है। एंड मिड डे मील, सो इट इज ऑल्सो अ फूड बेस्ड सिक्योरिटी। इसके अलावा मुझे बेस्ट आंसर नहीं मिला यहाँ पे। ये भी मिड डे मील है, ये मनरेगा आ गया, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, सो दिस इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रधानमंत्री रोजगार योजना रूरल डेवलपमेंट ये भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से इट इज द आंसर ए। Okay, another typical question. It is definitely a typical question. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, राइट। एज पर मी, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके, बिकॉज ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है। अब इसको नॉर्मल अगर हम करें, सो टी आर निकालते हैं, तो टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। सो पी क्यू कितना दे रखा है, 100 अपॉन पी। आप कैसे भी कर लीजिए, ये आंसर टी आर इज दिस, और जैसे ही आपने एम आर किया ये गायब हो गया 0। अब एम आर अगर 0 है, एम सी इज 2, सो एम आर इज लेस देन एम सी, यानी कि दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। सो यहां पे कोई एक पॉइंट नहीं होगा। द पॉइंट इज कि यहां पे एक पॉइंट नहीं होगा। सो दिस इज नॉट कि ये एम आर है, ये एम सी है, तो इस पॉइंट पे होगा। इट विल बी अ रेंज। ये रेंज सोच के मुझे लगता है इसका आंसर लेस देन 5 होना चाहिए, मतलब एनी पॉइंट। जैसे होता है ना कि हमारा एमसी कर्व इज दिस, सपोज जब 0 आउटपुट है तो यहां पे कहीं होगा, लेस देन 5 पे ये कहीं मीट करेगा। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है नहीं, सो दैट इज व्हाई इट इज एज पर मी इट शुड बी बी, लेस देन 5। इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, सो यूनिट इलास्टिसिटी होगा ही होगा, गारंटी है इसमें। तो मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए, यूनिट इलास्टिसिटी है, ठीक है। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 38, ग्रांटिंग प्रॉपर्टी राइट्स टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वो होते हैं जिनकी जिंदगी उस फॉरेस्ट के एरिया के आसपास ही रह जाती है हमेशा के लिए। जैसे आप मान सकते हैं पीपल फ्रॉम अ ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप जो उस फॉरेस्ट के आसपास है, उनको अगर राइट्स दे दिया जाता है फॉरेस्ट का, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, आसाम, मणिपुर, झारखंड के किसी एरिया में ऐसा किया गया है। सो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, तो यानी कि वो बन जाते हैं वहां के ओनर्स, स्टेक ओनर बन जाते हैं। सो इट विल डेफिनेटली ईज द टेंशन बिटवीन द फॉरेस्ट पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल, डेफिनेटली यस, एंड लीड टू द बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज प्रॉपर्टी राइट्स आर वेल डिफाइंड। लीड टू द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इट इज ओनली 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइट। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन घुमा दिया इन्होंने इन आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से। सो इसका बेसिकली के इज द एक्सोजीनियस वेरिएबल एंड जी इज द एंडोजीनियस वेरिएबल। तो कंडीशन जो है कि जब भी एक्सोजीनियस वेरिएबल इज एटलीस्ट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एंडोजीनियस वेरिएबल एक्सक्लूडिंग 1, इट विल बी सफिशिएंट फॉर अस to calculate it or identify it. So it will be either under or it will be either just or over. So इस कंडीशन में ये अंडर में चला जाएगा। So ये होगा आपका ओवर एंड जस्ट के लिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी अंडरलाइंग द बिटकॉइन? इट्स अ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है।
Okay, the world participation rate for the male, it is 53.9, 53.3 and 25.5. The area of the curve between -3 and +3, it is 0.9973. ये सिंपल से क्वेश्चन है। ये देखिए क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेज। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या है? वेजेस आर फ्लेक्सिबल, डेफिनेटली सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, देयर इज अ लेसर फेयर पॉलिसी लीडिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन द मनी, राइट? ये नहीं होता है। सो ये फर्स्ट 3 इज देयर, सो इट इज आंसर सी। स्टेबिलाइजिंग फंक्शन ऑफ अ बजट, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहे तो उसको प्लीज नोट कर सकते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर ऑल द जो प्रिपेयर करना चाहते हैं। Does here I didn't get that. Indicate interest. I didn't get your point. Which point you are talking about, Karishma? Just look at the chat. Okay, stabilizing function of the budget policy relates to maintaining high employment, controlled inflation, and appropriate rate of economic growth. Maintaining price stability, export and import. ये नहीं हो सकता। Stability का price stability का काम basically is RBI. Increasing tax revenue earning and controlled expenditure, no. Maintaining the high rate of economic growth, reduce saving and control environmental degradation. I think the best answer is coming out to be A. As per me, answer should be A. Commission देखते हैं क्या आंसर देते हैं, बट मेरे हिसाब से increasing tax revenue earning हर बार नहीं हो सकता है, right? So C is also probable, but I think A will be the right one here because controlled inflation है, maintaining price stability नहीं है, राइट? तो ये थोड़ा सा मुझे वर्ड्स में दिक्कत लग रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से ए इज द राइट आंसर। विच फैक्टर अमंग द फॉलोइंग क्रिएट्स प्रॉब्लम व्हाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम? अब देखिए यहां पे ये आंसर नॉर्मली गिवन इन द बुक है, राइट? और यहां पे इन्होंने नेशनल इनकम इन इंडिया दे रखा है। सो अगर आप ध्यान से देखो, ये नॉर्मली हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर इन बहुत एलडीसीज में ये फर्क करता है, बट आई डोंट थिंक कि ये आज की डेट में इंडिया में एप्लीकेबल है। नॉन मोनेटाइज सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर जैसे बार्टर सिस्टम। सो वी डोंट हैव, इतना ज्यादा तो है नहीं, और अगर है भी तो कुछ पार्ट्स में होगा, इतना ज्यादा नहीं है कि उसको हम प्रॉब्लम हो गया वो हमारे लिए। सो नहीं, ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा। सो इवन तो थ्योरी में ये पढ़ाया जाता है कि नॉन मोनेटाइज सेक्टर जो है उसकी वजह से हम नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते, बट आई डोंट थिंक प्रेजेंट सिचुएशन में ये होगा। इट इज अ अंडर एम्प्लॉयमेंट दैट इज मेकिंग मोर सेंस हियर। सो एज पर मी इट इज सी। द कंसंट्रेशन इफेक्ट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉन्सेंट्रेट होती है हर बार, उनके पास मतलब पावर ज्यादा जाती है, डिस्प्लेसमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, एंड देन यू हैव कॉन्सेंट्रेशन। 49 क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। यूनिट रूट टेस्ट इज टू टेस्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम सीरीज वेरिएबल इज स्टेशनरी और नॉट। यूनिट रूट हम इसके लिए करते हैं। न्यू केंशियन explains the involuntarily unemployment through the real rigidities arising out of wage and the price setting process, because Keynes ने बोला था कि wages and the prices are sticky, और उन्होंने उसके बाद उसको 3 पॉइंट्स और ऐड किए गए। सो न्यू केंशियन पर्टिकुलरली हिक्स एंड सैमुअल्सन ने इसमें ऐड किया था स्टैगर कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? द सेकंड पॉइंट वाज अनबाउंडेड रैशनैलिटी, राइट? तो जब तक अनबाउंडेड रैशनैलिटी नहीं होगा, एंड मेन्यू कॉस्ट। सो अनबाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब क्या है? जब तक पूरी दुनिया नहीं करती तब तक हम नहीं करेंगे। सो इट इज बेसिकली द वेज एंड प्राइस सेटिंग प्रोसेस, दैट इज द राइट आंसर एट पॉइंट 50th का डी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और ये हमने किया हुआ है, तो इसका सही आंसर इज बी, इज अ इंक्रीजिंग मॉनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप इसको एक बार देखें तो आप इस पॉइंट को u को अगर आप लॉग लेके करें, सो लॉग u इज इक्वल टू 1.5 लॉग q1 प्लस लॉग q2, ये कुछ ऐसा करके आएगा, राइट? सो दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। सो ये v बाद में ये v को इन्होंने बोला है, लॉग u को v बोला है। सो 1.5 लॉग q1 प्लस लॉग q2। सो जहां पे ये वाला तो मिस हो गया, लेकिन ये पॉइंट मिस नहीं आ रहा हमारे पास। दिस वेरिएबल इज नॉट देयर। सो v इज लॉग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, गलत है। इट्स अ डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन, नहीं है, बिकॉज जैसे ही आपने इसको लॉग किया, इसको आपने इफ यू डेरिवेट दिस विद रिस्पेक्ट टू q1 एंड q2, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इट इज, दैट इज व्हाई v इज अ इंक्रीजिंग मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। और कॉप डगलस भी नहीं है, बिकॉज अगर आपने इसको कॉप डगलस के हिसाब से किया, सो इट शुड बी 1.5 q1
1.5 Q2 इस तरह से आएगा, वो भी नहीं है। तो दिस इज आंसर इज बी, बी इज अ इंक्रीजिंग मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू। ओके, ये क्वेश्चन फेई-रानी थ्योरी इज नॉट बेस्ड ऑन, दिस इज द पॉइंट, नो पुलाव बैक ऑफ इंडस्ट्रियल सरप्लस ऑफ फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। फेई-रानी का जो था, जो उन्होंने काम, जो उनका थीसिस था, लुइस के हिसाब से एक पॉइंट ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला था। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी प्रॉफिट है वो होगा कैपिटल में, वो होगा मशीन में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाया जाएगा, बट इंडस्ट्री सेक्टर का कोई प्रॉफिट उसमें नहीं लगाया जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट। सो एग्रीकल्चर फॉरवर्ड लिंकेज के थ्रू इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करता है। तो दिस आंसर शुड बी डी। Okay, the quantity theory of money is a theory of the demand for money and not a theory of the output वगैरह वगैरह। तो ये कहा था फ्रीडमैन ने। सो इसका सही आंसर है फ्रीडमैन। By changing from free trade to a situation of equilibrium tariff, right? A single country will single country, अब यहां पे एक पॉइंट है कि जो लार्ज कंट्री है, राइट, जो लार्ज कंट्री है जिसका ऑफर कर्व ऐसा या ऐसा होगा, यानी कि कॉन्केव या कन्वेक्स होगा, उसका वेलफेयर या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, या तो बेसिकली उसका बढ़ सकता है या घट सकता है या सेम रह सकता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। बट अगर वेलफेयर की बात करें तो उसका वेलफेयर हमेशा खराब होगा। दिस इन थिंग आई थिंक स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली फॉर दैट कंट्री जो कि स्मॉल कंट्री है। सो मेरा वोट जाता है डी के लिए, इंप्रूव इट्स वेलफेयर इफ द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज ऑफर कर्व इज स्मॉल। सो अगर कोई एक सिंगल छोटी सी कंट्री है जो कि फ्री ट्रेड में जा रही है, से एक ऑप्टिमम टैरिफ की तरफ जा रही है, वो टैरिफ लगा रही है, सो उसका ऑफर कर्व जब स्ट्रेट लाइन है तो वो इंप्रूव करना चाहिए। न्यू ट्रेड पॉलिसी 2015-20 हैज इंट्रोड्यूस दिस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। यही है इसका आंसर। ये इसका मुझे आंसर सही नहीं पता। द रीजन इज बिकॉज इसमें दो करेक्शंस आए थे, 1947 का एक आया था और एक दूसरा आया था। बट गोइंग बाय व्हाट आई थिंक जो कि बेस्ट होना चाहिए, दैट शुड बी 100 और मोर देन वर्कर्स। बट ऐसा भी है, अगर आप इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट पढ़े तो वहां पे 300 भी है, वहां पे 50 भी है, राइट। तो पहले 50 था, इसके बाद रिवाइज किया गया, बट यहां पे कहीं पे भी आपको ये नहीं बोला गया कि कौन सी साल की बात हो रही है। सो नॉर्मली अगर आप देखे जाए तो 300 भी है, 50 भी है, 100 भी है, राइट। सो नो फर्दर आंसर टू दिस, बिकॉज ये हो सकता है, ये डिपेंड करेगी कमीशन पे, वो क्या इसको सोचती है, क्या टाइम पैसेज लेके सोचती है। उसके बाद हम देखेंगे चैलेंज कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, बट इसका आंसर थोड़ा सा अटपटाई होगा। तो लेट्स वेट फॉर दिस। ये सिंपल हलवा मैच द फॉलोइंग था। इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ, वेरियर नाइट इट इज शुम्पीटर, सरप्लस। वेरियर नाइट का मतलब है जो इनोवेटर है वो क्वीन की तरह काम करता है। इनोवेटर जो है वो चेस के क्वीन की तरह काम करता है, वजीर की तरह काम करता है, वो हर जगह हर कुछ कर सकता है। दैट इज व्हाट द वेरियर नाइट इज। सरप्लस वैल्यू का मतलब है कार्ल मार्क्स एंड कैपेबिलिटी ए के सेम। ओके, द प्रॉब्लम ऑफ हेरोडियन इंस्टेबिलिटी इज बेसिकली सोलो ने इसको ठीक किया बाय पुटिंग दैट वेरिएशन इन द आउटपुट कैपिटल रेशियो। बहुत सिंपल सा ये लॉजिक था इसका। 59 पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी अकर्स, ये क्वेश्चन हमने किया है बहुत बार, जहां पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, ए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। ओके, इन एन ओपन स्टैटिक इनपुट आउटपुट मॉडल, सो इट इज बेसिकली इनपुट आउटपुट मॉडल का लेबर इज ट्रीटेड एज प्राइमरी इनपुट, ठीक है। कोफिशिएंट इज फिक्स्ड, क्रैमर रूल कैन बी अप्लाइड, फाइनल कंजम्पशन इज एक्सोजीनियस। तो इसका 1 2 3 राइट है, एंडोजीनियस गलत है इसका। Okay, select the correct answer. Short run marginal cost does not pass through the minimum point. Short run does not ये तो गलत है। Short run marginal cost curve always pass through the upward rising portion of the long run. No, short run always touches the minimum of the long run, नहीं, यही वाला सही है इसमें। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का ऑलवेज पासेस थ्रू द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, बिकॉज एसी और एमसी का रिलेशनशिप है ये। सो ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये आपकी डेल्टॉन की थ्योरी है। सो प्रोफेसर सिडविक, कैनन, रॉबिन्स, सो ये वहां पे है जहां पे पर कैपिटा इनकम इज द हाईएस्ट, यानी कि एपी कर्व इज द हाईएस्ट। सो दिस इज बेसिकली लाइक दिस। सो ये वाला ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। इससे नीचे होगा तो अंडर, इससे ऊपर होगा तो ओवर, मैल एडजस्टमेंट, वो वाला पॉइंट है इसमें 62 क्वेश्चन का।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टैक्स सेक्रीफाइस रेशियो? तो इक्वल मार्जिनल भी होता है, एवरेज नाम की कोई चीज नहीं होती है, एब्सोल्यूट एंड प्रोपोर्शनल, तो ये तीनों होंगे 1, 3 एंड 4। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। मेजर सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज आर टैक्सेस, लाइसेंस, पेंशन फंड। आई डोंट थिंक डिविडेंड एंड प्रॉफिट में ज्यादा इसका पैसा आता है पब्लिक रेवेन्यू का। सो मेजर सोर्सेज में, और यहां पे आपके पास कोई ऐसा 4 ऑप्शन भी नहीं दे रखा। सो टैक्सेस से डेफिनेटली आता है। लाइसेंस फी एंड पेंशन फंड इज ऑल्सो अ ह्यूज अमाउंट दैट कम्स फ्रॉम, राइट? तो टैक्सेस, पेंशन फंड, आई थिंक दिस इज राइट। डिविडेंड प्रॉफिट, अगर आप इसका रिसीट का साइड देखें तो मुझे जितना याद है प्रॉफिट का बहुत कम पोर्शन आता है डिविडेंड प्रॉफिट का। Which of the following does not? So इसका आंसर 1, 2, 3 होना चाहिए। 1, 2, 3 आई थिंक ए। Which of the following does not come under the land reform? So consolidation, abolishing, ये सब सही है। Drip irrigation is not a land reform, it is a agricultural practices. उसको चेंज किया गया है इसको। तो ओके, 65th क्वेश्चन, बैंडवेगन इफेक्ट में बी एसोसिएटेड विद द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। देखा देखी चेंज करते हैं रिलेटिव इनकम। फाइनेंस कमीशन फॉर द पीरियड, दिस इज बेसिकली 14th कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर वाई बी रेड्डी। In which of the year the Council of Agricultural Research established? It is 1929, right? So it is 1929, it is not 1959, 1939, it is 1929. Okay. जिन लोगों ने 1929 किया है वो अब हंसो। Which one of the following item is excluded while calculating national income? It is the unemployment allowance that is excluded. Paid household job आता है, right? Unemployment allowance basically is subsidy. तो ट्रांसफर पेमेंट वी डोंट इंक्लूड इट, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ फार्म रिसोर्स ऑन एन इंडिविजुअल फार्म लेवल, यहां पे मुझे लगता है कि ये दोनों ही हो सकता है। इट इज ए ऑल्सो, इट इज बी ऑल्सो। वाई ए? बिकॉज इट्स अ फार्म मैनेजमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली कैसे आप मैनेज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, बिकॉज प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में भी हमें यही सीखते हैं कि फार्म कैसे रिसोर्सेज को हम बेस्ट यूटिलाइज करें ताकि हमारा वो ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। तो दोनों ही आंसर सही है यहां पे। तो आई डोंट थिंक most of the students might have done a farm management because farm word है, तो हो सकता है ये। I have to see, let's wait and see what commission क्या बोलती है, इसमें से क्या निकल के आता है। ओके, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। द इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ टाइप 1 टाइप 2 एरर इज बेसिकली टाइप 1 एरर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल आर हैविंग अ लीनियर इनडिफरेंस कर्व, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लीनियर इनडिफरेंस कर्व, क्योंकि रिस्क न्यूट्रल है। अगर कन्वेक्स होता तो रिस्क लवर होता, कनकेव होता तो रिस्क एवर्स होता। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत दिमाग घूम सकता है इसमें। आप कम से कम इसमें 3 से 4 मिनट का धोखा खा सकते हैं आराम से, राइट? क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग बहुत डिफिकल्ट है। इंटरसेक्शन ऑफ, देखो क्या बोला है लीनियर प्रोग्रामिंग में, फिजिबल सॉल्यूशन बोला है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं बोला है। तो ऑप्टिमम और फिजिबल में फर्क क्या है? फिजिबल का मतलब सारे के सारे जो कि फिजिबल है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें सपोज ये, तो ये कांस्टेंट 1 है, ये कांस्टेंट 2 है, सो ये पॉइंट और इट इज बेसिकली कन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन। सो यहां के अंदर कहीं पे भी ऑप्टिमम पोजीशन रह सकता है। सो ऑप्टिमम पॉइंट यहां पे रह सकता है। अब क्वेश्चन है फिजिबल सॉल्यूशन के ऊपर। सो पॉसिबल तो हर कुछ है, तो इंटरसेक्शन ऑफ फिजिबल कांस्टेंट विद द एक्सिस, intersection of the feasible constant with the axis, यानी कि they are talking about point A and point A and point B. So yes, point A and point B में हो सकता है। intersection of the all the constant, अब ये all the constant, मान लीजिए मैंने एक और लाइन बनाया, suppose if I draw this red color line, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कांस्टेंट का मुझे थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम लग रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स का मतलब जहां पे ये तीनों लाइंस एक दूसरे को काट रही है, ऐसा तो लाइन नहीं आ सकता। या अगर मान लीजिए दिस इज अ कॉमन पॉइंट जहां पे सारे के सारे लाइन मिल रहे हैं, तो मैं इसको मना करूंगा, ये आंसर सही नहीं लग रहा। इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस, यस इट कैन बी ओ पॉइंट यहां पे आ सकता है। इन द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल स्पेस, तो एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल स्पेस, राइट। तो मेरे हिसाब से आंसर जो भी है, सो जब हमने ये दोनों इंक्लूड कर लिया, so feasible constant with the axis and ये नहीं, ये तो है नहीं। so I think I will be going with 3 and 4, right? 3, 4, एक सेकेंड, इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस नहीं, इट इज कॉर्नर ऑफ द फिजिबल स्पेस, ये सही है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फिजिबल विद दिस, सो बट आंसर इज नॉट मैचिंग हियर। कॉर्नर ऑफ द फिजिबल स्पेस ये ठीक है, इंटरसेक्शन अगर वैसा जाऊं 4 को लेके जाऊं
So they are compelling me to go for second, but I don't think second is right. Intersection of the feasibles constant with the excess. 1 and 2. I don't think that I will be going with 2 at any cost. So only one. I think I will be going with 1 only. तो मेरे हिसाब से it is only 1. हालांकि कॉर्नर ऑफ फिजिबल स्पेस, इन द कॉर्नर ऑफ फिजिबल स्पेस, सो मुझे लगता है कि फर्स्ट ही जाना चाहिए, राइट? मुझे लगता है कि फर्स्ट ही जाना चाहिए. मैंने करवाया है इसी टाइप के क्वेश्चन को, इसलिए मैंने बोला कि वहां पे था वो ऑप्टिमम था, इट वाज नॉट फिजिबल. ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए वो वहां पे हम कर सकते हैं जहां पे दोनों मैच करते हैं. फिजिबल सॉल्यूशन के लिए इट इज द एंटायर थिंग. अब एक चीज ऐसे मान लीजिए ऐसा है तो वो भी फिजिबल में ऐसा हो गया. दिस इज द फिजिबल ऑप्शन. द क्वेश्चन इज फिजिबल सॉल्यूशन, नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. दैट वाज द कैच. अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, बट मेरे हिसाब से इट शुड बी बी. आई माइट बी रॉन्ग हियर ऑल्सो, राइट? When all firms have dominant strategy and each firm chooses its dominant, it is the sub Nash game equilibrium. So it is Nash equilibrium for sure. Crude birth rate, it is the number of live birth per year, 1000 mid-year population. So mid-year population इसमें आता है, that is why it is the mid-year आना चाहिए. It is the B option. It is D option. Okay. Money is neutral if changes in the money stock lead to. सो यहां पे अगर आप देखें तो चेंजेस इन द प्राइस लेवल वाइल रियल आउटपुट, इंटरेस्ट एंड रियल बैलेंस रिमेन अनचेंज. चेंजेस इन द प्राइस लेवल एंड आउटपुट विद इंटरेस्ट रेट एंड रियल बैलेंस. इंटरेस्ट रेट नो, चेंजेस इन द प्राइस लेवल एंड रियल इंटरेस्ट रेट नहीं, ये भी नहीं होगा. रियल चेंज नहीं होगा, राइट? नो चेंज इन प्राइस, ये बिल्कुल गलत है. तो इसका सही आंसर इज ए, चेंज इन द प्राइस लेवल बाय द रियल आउटपुट, इंटरेस्ट रेट एंड द रियल बैलेंसेस रिमेन अनचेंज, राइट? रियल इंटरेस्ट रेट. ओके. सेकंड 76 क्वेश्चन. यहां पे एक बहुत थिन लाइन है, आप ध्यान से पढ़िए इस लाइन को. द टाइप ऑफ प्लानिंग वेयर द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड्स अपॉन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, द टारगेट सेट एंड द प्रोसेस डायलिनेटेड टू अचीव देम आर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. स्ट्रिक्टली फॉलोड मतलब है कि वो इंपेरेटिव है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इन यूएसएसआर वी यूज्ड टू हैव इंपेरेटिव प्लानिंग. इट्स नॉट अ रूलिंग प्लान. सेंट्रल प्लानिंग बना के दे रही है, राइट? सो इट इज इंपेरेटिव प्लान. ये इंडिया में नहीं होता है, ये यूएसएसआर में होता था, सोवियत सोशलिस्ट कंट्री में ज्यादा होगा. सो इट इज इंपेरेटिव प्लानिंग, इट इज नॉट पर्सपेक्टिव और इंडिकेटिव प्लानिंग. इंडिकेटेड प्लानिंग इंडिया में हम लोगों ने स्टार्ट किया था 8th प्लान में, राइट? तो 8th प्लान वाज इंडिकेटिव इन नेचर, और पर्सपेक्टिव प्लानिंग हम अभी जो यूज कर रहे हैं. ओके. देन यू हैव द 77th क्वेश्चन. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से ही है. सो बैंक रन बेसिकली जहां पे लोगों को टेंशन हो, जैसे अभी येस बैंक में हुआ, और लोगों के बीच में अभी जैसे बोला भी गया, मोदी जी ने ही बोला कि अगर कभी कोई बैंक बंद हो जाएगा तो उसको हमारी तरफ से एश्योरिटी है, हर एक सेवर्स को इतना पैसा मिलेगा वगैरह वगैरह. सो बैंक रन इज अ सिचुएशन जहां पे जो बैंक के सेविंग होल्डर्स हैं उनको डर लगता है और वो अपना कैश विड्रॉ करने शुरू कर देते हैं, एंड दैट लीड्स टू द बैंक इंसॉल्वेंसी. तो इट इज द आंसर इज बी. अ पैनिक सिचुएशन इज क्रिएटेड व्हेन द डिपॉजिट होल्डर स्टार्ट विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक. ओके. मुद्रा इज लॉन्च इन 2015. यहां पे एक बहुत यूनिक पॉइंट था. सो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये इनफॉर्मल सेक्टर ही होगा या फिर समथिंग कुछ और, बट पॉइंट इन्होंने कंफ्यूज कहां किया है, ये फाइनेंस वर्ड लेके. So actually Mudra was launched to fund and promote micro institutions, या MSME सेक्टर के थ्रू, मुद्रा के थ्रू जाएगा और वो बैंक्स को बोलेगा तब आगे पैसा मिलेगा. बट देयर इज आल्सो अ कंडीशन जहां पे मुद्रा जो है वो प्रमोट एंड फंड करेगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का. तो इसका सही आंसर इज बी. इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट. रिडीमेबल, ये क्वेश्चन पहली बार में पढ़ के थोड़ा सा लगे डाइसी है. इसका आंसर बहुत इजी लगेगा लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है ये. रिडीमेबल डेट, एक बार ऑप्शन को पढ़िए. अ डेट दैट नीड नॉट टू बी पेड, तो अगर नीड नॉट टू बी रीपेड है तो ये इररिडीमेबल हो जाएगा. अ बॉन्ड दैट अ बोरोवर कैन पे प्रायर टू इट्स मैच्योरिटी, तो ये गलत है बिकॉज नॉर्मली डेट जो है वो टाइम के बाद ही पे किया जाता है. अ बॉन्ड दैट अ बोरोवर कैन पे ओनली आफ्टर ए मैच्योरिटी, only after a maturity. A bond that can be repaid after a longer period of time. So irredeemable और ये दोनों एक ही ऑप्शन में आते हैं. irredeemable, राइट? अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको पे कर सकती है, नहीं चाहे तो छोड़ सकती है. सो दिस इज व्हाट irredeemable. redeemable is only after a maturity period. जब मैच्योरिटी हो गया उसके बाद ही वो बॉन्ड को ऑनर किया जाएगा. तो इसका आंसर है सी.
Okay, marginal cost of a pure public good is basically it is zero or close to zero. ये तो नोट्स में भी लिखा हुआ है. When the demand for money is infinitely interest elastic, तो जब interest elastic हो गया जैसे this infinitely interest elastic, so in this case what we have the monetary policy effect is nil. वेरी लो तो छोड़ो, इज nil, is infinitely interest बोला हुआ है. infinite मतलब perfect elastic है. So this is this nil. Okay, then you have the Caldus model of economic growth emphasize on the technical progress. It was the first model जिन्होंने technical progress को focus किया था. 83 Kendrick measure is used to for basically it is total factor and the multi factor productivity. जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसलॉग जो है वो भी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को देख सकता है, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी को कैंट्रिक देखता है. ओके, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज रिलेटेड विद, नहीं बिल्कुल भी नहीं, रिवर का तो लिंकिंग नहीं है. इंटीग्रेटिंग हेल्थ स्कीम विद एजुकेशन स्कीम फॉर लो इनकम अर्नर्स इन द कंट्री. नेशनल हेल्थ, नेशनल वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. स्कीम ऑफ द स्टेट दैट एम्स टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर. यस, दिस इज फ्री एक्सेस, 5 लाख तक मिलता है, ये इसका पॉइंट है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं, दिस इज बेसिकली फॉर द पुअर पीपल, राइट. तो यहाँ पुअर पीपल को डिफाइन नहीं किया गया, सभी आते हैं इसके अंदर. ओके, 86 85 कर लिया क्या? 85 हुआ नहीं, 85 आने वाले टाइम में हुआ क्या? ओके, द टू मेजर कंपोनेंट्स अगेन फ्रॉम द नोट्स, इट इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये क्वेश्चन जैसे अभी हमने देखा, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ प्राइवेट गुड इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड इज जीरो. तो दिस इज द आंसर ए. ओके, 88 द रियल बिजनेस साइकिल मॉडल, ये भी आई थिंक प्रीवियस ईयर का ही है. So it is basically factors are responsible for fluctuation in the output if at all monetary policy is considered. It is controlling inflation and maintaining stability as per Lucas. ये इसका आंसर है. Okay, linear aggregation model में variance inflation factor VIF is basically used for multicollinearity. Okay, ये क्वेश्चन एक बहुत यूनिक है. So when population mean और variance दोनों ही नहीं पता, so एक तो हमने पढ़ा था कि जब मीन पता है, जब म्यू पता है एंड सिग्मा पता है पॉपुलेशन का, तो हम जेड टेस्ट डालते हैं. अगर मान लीजिए मीन पता है एंड सिग्मा नहीं पता, सिग्मा नॉट नोन है, तो उस जगह पे हम लगाते हैं टी टेस्ट, सैंपल का लेके हम कर सकते हैं. लेकिन जब पॉपुलेशन मीन भी और वेरिएंस भी नहीं पता, जब दोनों ही नहीं पता, तो देन वी गो फॉर एफ टेस्ट. एफ टेस्ट यहां पे हम लोग नॉन पैरामेट्रिक के हिसाब से ये टेस्ट लगा सकते हैं एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट इज एफ टेस्ट. इट इज नॉट स्टूडेंट टी टेस्ट. Okay, 91 in the short run under perfect competition given the market demand and market supply, industry is in equilibrium at that price which clears the market. So definitely ये right है because long run में तो market clear होता ही है, everybody earns the normal profit. So R is right, S is right, R is the correct explanation of S. So it should be A. Again very good question. Stekelberg equilibrium में Nash equilibrium में होता है एक particular condition में. Monopoly equilibrium में there is no Nash equilibrium, so it is only A, only one. Okay, 93 the labor demand supply framework at employment level below equilibrium there is an incentive for the firm or the employer to put worker to work as, क्योंकि ये वाला केस है ये, so यहाँ पे VMPL जो है वो बड़ा है, so वो ज्यादा से ज्यादा काम करवाना चाहते हैं, इसीलिए लेबर और हायर करेंगे. So this is the marginal product of labor exceeds the real wage when an infant जो भी है बेसिकली बहुत माइन्यूट स्मॉल रिडक्शन इन द प्राइस लीड्स टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड. इट इज इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, राइट. सो दिस इज बेसिकली व्हाट. डिस्पोजेबल इनकम डज नॉट इंक्लूड पर्सनल इनकम टैक्स, बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट, सोशल बेनिफिट, कॉर्पोरेट डिविडेंड, ये सारा इसमें इंक्लूड होता है. पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होता है. बेस्ड ऑन कजनेट identification of 4 possible types of contribution of agriculture to economic growth, which of one of the following is not considered within this? I think this is rural banking contribution, हमने किया था, ये previous year के पेपर सही है ये क्वेश्चन. And 97 again a very fantastic question, very fantastic. Okay. Which of the following statement about farm subsidies are correct? तो farm subsidies green, yellow, amber box, blue box. So input subsidy in India such as fertilizers fall under indirect farm subsidies. So पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है. डायरेक्ट आर ऑल दोज जहां पे बेसिकली दोज आर डायरेक्टली पेड इन द कैश, राइट. जैसे इंश्योरेंस स्कीम,
या जहाँ पे मतलब इट इज बेसिकली द डायरेक्ट सब्सिडी बिकॉज आपको खरीदना पड़ेगा मार्केट प्राइस में, पीछे से गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी, दैट इज व्हाट द पॉइंट, राइट। एंड इनडायरेक्ट जो होते हैं वहां पे बेसिकली इनडायरेक्ट का मतलब ये है, मैंने उल्टा बोल दिया। इनडायरेक्ट का मतलब है कि आपको आपको खरीदना पड़ेगा मार्केट प्राइस में एंड गवर्नमेंट विल गिव यू सब्सिडी। Yes, I think if I'm not wrong, I'm right in this case. Yes, it is. Yes, a reduction, जैसे reduction in power and irrigation bill offered, this comes under the direct farm. नहीं नहीं, ये indirect में है. It is indirect. Okay. आई थिंक कहीं मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में कंफ्यूज हो गया। द इनपुट सब्सिडीज इन इंडिया सच एज फर्टिलाइजर्स फॉल अंडर इनडायरेक्ट, नहीं ये इनपुट सब्सिडी इसमें नहीं आएगा, ये कम्स अंडर डायरेक्ट, इट इज अंडर डायरेक्ट। इसका आंसर मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट आई थिंक मुझे थोड़ा सा इसमें आई एम नॉट getting over it. Just a minute, let me just check out the definition, direct and indirect. I think will be done now. Okay, okay. डायरेक्ट का मतलब वो है दैट इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, लाइक जनरली पेड इन कैश और डायरेक्ट कैश सब्सिडी। फॉर एग्जांपल पीएम किसान लोन वेवर, ये सब डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट में आता है जहां पे वी सेट अ लोअर प्राइस, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फर्टिलाइजर, पावर सब्सिडी, तो ये सारा इनडायरेक्ट में आता है। तो इनडायरेक्ट में दिस इज रॉन्ग, so input subsidy such as on fertilizer, this is direct, so this is right, this is wrong, ये भी आएगा indirect में, right। the agriculture provision of WTO that through though allow direct farm subsidies and prohibits indirect subsidies, this is right। no no no, this is wrong, direct farm subsidies allow नहीं किया जाता, it is affecting them। all subsidies given by the farmers this fall in the indirect capacity, so I will go with 1 and 4, 1 and 4 subsidies type K। yes, I think I will be going with 1 and 4, D should be the answer। I am around like 75% sure, 75% sure। okay, which of the following according to Keynes are the determinant of the investment? all of them are a part of MEC, CP, that is supply price or cost price of the machine, expected returns, so it is basically एक्सपेक्टेशन कितना है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द डिस्काउंटिंग जिस हिसाब से किया जाएगा। गिल्ड एज मार्केट डेफिनेटली डील्स विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, so this is what the answer। so we are done with the 100 questions। so first of all, जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया, its answer is D। Subra says its answer is D, okay। I think then I am 100% right, Subra, thank you for confirming this, so I am definite that I have done correctly, thank you Subra for that। okay, Surbi, okay fine। so I think कितने हमने इसमें MCQ जितने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, so I think around 10 के करीब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 के करीब है। पेपर 1 को देखा जाए तो पेपर 1 भी ज्यादा टफ नहीं था, राइट, पेपर 1 भी इट वाज इजी। सो एनी गुड स्टूडेंट जो कि रेगुलर रहा है वो आराम से 35 के करीब पेपर 1 में वो स्कोर कर सकता है। पेपर 2 में, राइट, जितना मैंने बात किया स्टूडेंट से और जिन लोगों ने भी मेरे तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाया उनसे बात किया, और जब मैंने खुद भी पेपर को देखा, सो आई थिंक यहां पे मैं 2 सेग्रीगेट करता हूं। 1 स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल नहीं देखा, जो कि सिर्फ नेट 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 कर रहे थे और उन्होंने वेस्ट बंगाल का पेपर नहीं देखा, एक तो वो लोग, और दूसरे वो लोग जो कि वेस्ट बंगाल का पेपर करके गए और नेट का भी पेपर करके गए। सो यहां पे 2 कैटेगरी, तो कैटेगरी 1 जिन्होंने ओनली नेट की तैयारी की थी, ओनली नेट, और ये नेट प्लस सेट का एटलीस्ट उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया था, मेरा कहने का मतलब ये है। सो इन लोगों का on an average if you see they will be able to solve 65 correctly
और नेट सेट जिन्होंने दोनों किया है, प्रीवियस पेपर भी देखा है, दे विल बी इन ए पोजिशन टू सॉल्व अप्रोक्सीमेटली 73 के करीब ठीक करके आ सकते हैं, राइट। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सो इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम, आई डोंट थिंक कि 65 से ऊपर कट ऑफ जा सकता है। हालांकि वेस्ट बंगाल सेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पहली अगर आप देखेंगे तो एक साल में 60 गया, दूसरे साल में 64 गया, एक साल में 68.25 भी गया और एक साल में 60 भी गया, राइट। तो ये एक पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट इज दिस, जो कि मुझे लगता है ये एक वैलिड पॉइंट होगा। सो कंसिडरिंग 60, 64, 68.25 45 समथिंग कुछ, 68 एंड 60, लास्ट ईयर 60 था। सो आई थिंक इस बार का नॉट बियॉन्ड 65 दे शुड नॉट बी गोइंग। तो 65 टू 66 के करीब रहेगा, इसमें कोई जीआरएफ नहीं होता है। तो आई थिंक दे हैव दैट अपर फ्रीडम, इनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है कि ये 70 तक जा सकते हैं। हालांकि 70 मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 65 टू 66 अराउंड आई थिंक 195, अगर आपने क्वेश्चन सही किए हैं, यानी कि 195 का मतलब हो जाता है अराउंड हाउ मच 35 ऑन एन एवरेज फ्रॉम, कितना क्वेश्चन हुआ ये 195 ना, 195 डिवाइड बाय 2, ओके नो डिवाइड बाय 195 ये है 195 मार्क्स है। सो इट इज डिवाइड बाय 3, क्या किया यहाँ पे 65 के परसेंटेज के करीब है, तो इट इज 195 डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो इट विल बी 97। एनीबडी हु हैज डन 100 क्वेश्चंस करेक्ट कैन इजीली गो थ्रू इट, सेल थ्रू इट। सो 35 आपका पेपर 1 में से हो गया, 65 अगर आपके पेपर 2 में से हो गया तो आपकी नैया पार है। 65 टू 66, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। However, you should also add something जो कि इनके पास सेट के पेपर में ये कह नहीं सकते हम लोग, बिकॉज यहाँ पे कोई जेआरएफ का स्लॉट नहीं होता है। वन थिंग इज दिस, सो दे हैव स्लाइटली अपर भी आ सकते हैं, दे कैन इवन गो टू 68 और 69, सो समथिंग प्रिडिक्टिंग 69, आई विल टेक दिस रेंज। ओके, सेकेंड पॉइंट इज इस बार सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट डबल हुआ है द नंबर ऑफ टेस्ट सीकर्स। सो लास्ट टाइम 40,000 50,000 स्टूडेंट थे, तो 2 साल के बाद ये हुआ है। तो इस बार तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी आ गया था कि इस साल 90,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। 90,000 स्टूडेंट्स, मतलब ये आप सेट के इंफॉर्मेशन वेबसाइट में भी है, 40,000 50,000 मैक्सिमम जाते हैं। सो 90,000 का अगर मैं 6% निकालूंगा तो 5400। हालांकि यहां पे भी एक पॉइंट का कैच है कि 90,000 लोग अगर अपियर करते हैं तो इकोनॉमिक्स में कितने करते हैं, दैट इज व्हाट अनदर पॉइंट। बिकॉज वेस्ट बंगाल का है तो बांग्ला, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि इकोनॉमिक्स कम है, लेकिन इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स कम है, बिकॉज इकोनॉमिक्स हर जगह कम ही होता है, आप लोग भी जानते हैं। इट्स नॉट ए इजी सब्जेक्ट टू टेम। सो आई थिंक condition considering this 65 to 66, if definitely if you have 105 questions correct, आप आराम से घर बैठिए। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जितने मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, what I know is by the end of this week or Monday next week, right, so the answer keys will be declared. However, cut off थोड़ा टाइम लगता है, कट ऑफ डिक्लेयर करने में। आई थिंक इस बार तो ये बोला गया है, कमीशन ने ये बोला है कि द कट ऑफ विल बी एंड एवरीथिंग, द होल प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड विद इन द स्पैन ऑफ 3 months। सो यानी कि जनवरी 9 से लेके फरवरी 9, मार्च 9, अप्रैल 9 तक आपके पास आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। हालांकि ये बोला गया है, कंसिडरिंग द पास्ट ट्रेंड ये लगता नहीं है, बिकॉज पास्ट में 5 6 7 महीने भी गए हैं, अभी तक महाराष्ट्र सेट का कट ऑफ नहीं निकला है, जो कि सितंबर में हुआ, अभी हम जनवरी में हैं। सो आई थिंक पेपर दे दिया है, अब भूल जाइए, नेक्स्ट टाइम जब आपका जेआरएफ होगा तब तक ये आ जाएगा, राइट। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आपके कोई कॉमेंट है, और जो लोग न्यू है, बिगनर्स है, वो लोग ये समझ नहीं पाया मैं, सर कैन यू डू द मीडियन क्वेश्चन अगेन? आई हैव डन दैट गार्गी, इफ यू सी दिस क्वेश्चन, कहाँ, कौन सा वाला सर? बिगिनिंग में जो मीडियन वाला क्वेश्चन किया उसमें 13 होना चाहिए ना, 13 का आंसर मुझे एक बार देखना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल गेट बैक टू दैट क्वेश्चन। ये देखिए कैसे होगा 13, इफ आई एड ऑल ऑफ देम, सो दिस शुड बी द पॉइंट ना।
कोई भी 4 पॉइंट ले लीजिए, 1, 4, 5, 10 एंड 20। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, सभी में अगर मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये हो गया 7, ये हो गया 4, 7, 8, 10, 13, 23। तब भी तो मीडियन 8 ही रहा। मीडियन इज अ पोजिशनल वैल्यू, इट डज नॉट अफेक्ट बाय द ओरिजिन इन द स्केल, राइट? क्लियर है गार्गी सरकार? आई ऑलरेडी टोल्ड दैट ई डब्ल्यू, देखो इसमें जनरल के लिए अगर ये है तो यू कैन मेक दैट ट्रेंड आउट ऑफ दैट, ठीक है, यू कैन मेक दैट ट्रेंड आउट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 99 नहीं है, क्या है आंसर? एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन नंबर 99 नहीं लिया। ओके, देन आई विल जस्ट टेक इट, मे बी छूट गया होगा। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल check it out. Question number 99, I've taken the print out of it. Okay, Fisher equation of exchange established. I am repeating this 99 question. Fisher equation of exchange established a direct A. Option number A, direct relationship between the money supply and the prices. Inverse relationship between the money supply and the prices. Direct and proportionate relationship between the money supply and prices. This is the answer, C. Fisher equation of exchange establishes direct and proportionate relationship between money supply and prices. The answer is C. It is not A. Right? That is what the major catch was. Direct and proportional. Right? Okay. Yes. Question number 99 बता दिया मैंने। अरानी दत्तो सर, ए सर PDF नोट्स कैसे मिलता है? ये जावेद जी समझ नहीं पाया मैं। 40 सर फर्स्ट पेपर में, सेकंड 70 सेकंड में। ओके, 40 टूरिस्ट प्लेस 40 सर फर्स्ट पेपर। ओके, 70 इन द सेकंड, 70 it is 1929, Indian Council of Agricultural Research established in 1929. In case 3 is added to each of the values, 1, 4, 20, but remains unchanged. Do you think that is wrong, Kanchun? Do you think remains unchanged will be a wrong category in that case? Oh my god, I think I got a catch here. This question may have 2 right answers because it is remain unchanged, right? In case 3 is added to each of the values. Okay, एक second, 1, 4, 20, 15 and 10. So 1, 4, 10, 15, 20. In this case 10 is the median. Oh yes, I think I have done it wrong. This is B, it becomes 13. Yes, definitely. Yes, I have done that. So yes, it is 13, it should be 13, becomes 13. Yes, so it is 4, 7, this will, yes, I have already done that कि कैसे इसको ascending order में करते हैं, but thought of not this. Yes, good, it's 13. Okay, answer will be 13. Yes, definitely. The right answer for this will be B. Yes, thank you for bringing this, Gargi. Yes, it is 13. Anything else? Okay, fine, thank you for rectifying this. Thank you. और कोई क्वेश्चन इसमें? Anything else? Any other question? All fine. So how much you guys are expecting now? How much you guys are expecting? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। How many, how much you got, how you are expecting? 99th, it is option number C. Surbhi, option number C, direct and proportionate relationship. Direct and proportional relationship. Question number 20, tourist says, okay, just let me just check it out. Question number 20, it is current and savings. Sonali, just follow my sessions, that's it, more than sufficient. For the beginner, what I am starting is this. Okay, so question number 20 I already mentioned. It is question number 20, it is current and savings.
Okay, I live in Pakistan, sir. I have seen all your MCQ videos more than 200. Oh my God. Also take screenshot. I need PDF notes for preparation of PPC. PP. Okay, it is like Pakistan Public Service Commission. Oh my God. Javed, I don't provide any PDF. What you can do, you can refer to those screenshot only. People have been collecting screenshots. Some of them having 9,000. Some of them in 6,000. So these are good collections. Please don't उसको delete मत कीजिएगा. एंड गुड टू सी कि आप पाकिस्तान से हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के इस चैनल में. नॉर्थ ईस्ट लेट एयर जोन और वो क्लास कोरबिन डेफिनेटली आई विल. आई डोंट हैव द क्वेश्चन पेपर कल्पिता. मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं है. ओके 70 प्लस. ओके फाइन. एनीबडी एल्स? ओके सो आई थिंक गुड. ऑलमोस्ट इट वाज अ गुड पेपर. माइट हैव गिवन यू गुड कॉन्फिडेंस हाउ यू हैव सॉल्व दिस. कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल थे लेकिन ये इतने सिंपल है नहीं दोस्तों. राइट. इट्स अ व्हाट आई कैन से गुड पेपर. फाइन. थैंक यू. एंड कल हम मिलेंगे. ओके कल का सेशन क्या है एक बार जस्ट लेट्स सी दिस. Okay. So tomorrow I'm going to start with this beginners course for May 2022 macroeconomics capsule 1 simple classical model. So अगर आपको फाउंडेशन क्लियर करना है join me on Byju's exam prep. This is free for all. Right. You can definitely download the notes of these sessions जो कि मैं Byju's exam prep के वेबसाइट में करता हूँ. आप definitely इनको निकाल सकते हैं. Right. Okay. Great to be a part of this. Okay, fine. So we'll meet tomorrow at 9 o'clock. Right. Thank you guys. Thank you for being a part of this. And जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर. थैंक यू. बाय बाय.